हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिमिक्स स्टूडियो में। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में या फिर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखें और इनको अच्छी तरह से रट लें कि आने वाले आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में आर्यों का आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? तो आर्यों का जो आगमन होता है वो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद जो है हम लोगों का भारत का सबसे पुराना वेद होता है। सामवेद को और हम लोग देखते हैं तो ये गाई जा सकने वाली वेद होती है। यजुर्वेद जिसको हम लोग गद एवं पद वाला वेद बोलते हैं, और अथर्ववेद जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जादू टोना ये सब समाहित रहता है, वशीकरण ये सब समाहित रहता है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों का उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो है यूनानी, इसका आंसर हो जाएगा, यूनानी शासकों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कहाँ का रहने वाला था? तो जेम्स प्रिंसेप फ्रांस का रहने वाला था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मतलब अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है ब्राही लिपि में लिखे जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुल कितने वेद होते हैं? तो वेद हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद हम लोग के 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, भारत आया था जो कि राजदूत बनकर? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा एक और आप लोग फैक्ट याद कर लिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम में हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना होती है? तो हिस्टोरिका जो पुस्तक है यह हेरोडोटस की रचना है। ठीक है, हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस अभी मॉडर्न हिस्ट्री के जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, एरन अभिलेख जो है एशिया माइनर के बगजोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ये पूरे एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में किया गया था, रखाल दास बनर्जी के लीडरशिप में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्तों अर्थात मंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 1028 होती है। असतो माँ सदगमा वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? ये हम लोग का ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद जो कि हम लोग के साहित्य का, संस्कृति का सबसे पुराना वेद है। उत्तर वैदिक काल में श्याम या कृष्ण अयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्याम और कृष्ण का अयस का संबंध किस धातु से होता है? तो ये लोहा से होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों के आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगा। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो ये 4 चरणों में विभाजित था। तो ये आप लोग मालूम होगा कि जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, तो इन 4 चरणों में यह विभाजित होता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख होता है? दशराज युद्ध का वर्णन जो होता है 7वें मंडल में होता है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है? तो तीसरे उल्लेख में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है। यहीं से आप लोगों का गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूती का कपड़ा जो होता है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। याद रखिए कि मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता में राजधानी के रूप में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे आप लोगों का बाजार निर्मित व्यवस्था भी काफ़ी ही व्यवस्थित थी और यहाँ पे पक्के घर बनाए जाते थे, अर्थात ईंटों के घर बनाए जाते थे।
नेक्स्ट, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती होती है। और याद कर लिया कि गंगा या फिर गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मात्र सिर्फ एक बार होता है और सबसे ज़्यादा उल्लेख आप लोगों का सरस्वती नदी का ही आता है, इसलिए इसे सबसे पवित्र नदी बोलते हैं। नेक्स्ट, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव है। महावीर स्वामी, देखिए जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकार हुए थे, जिसके प्रथम जो कि ऋषभ देव थे और अंतिम महावीर स्वामी अर्थात महावीर जैन जो कि इनके 24वें तीर्थकार थे। याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक में संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह के रूप में भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि इनका प्रतीक चिन्ह सिंह होता था। भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह त्रिजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से किस धर्म को साहित्य में आगम कहा जाता है? तो जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आगम किस धर्म से संबंधित होता है? तो आगम जो होता है वो जैन धर्म से संबंधित होता है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन है। भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? तो ये प्राकृतिक अर्थात इसको अर्धमगधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक भाषा भी बोलते हैं। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता के, ये सबको मालूम होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय होते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अर्थात अगर हम लोग देखें तो डिस्कस करते हैं कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया क्यों बोला जाता है। क्योंकि अगर हम लोगों के पूरे इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे बौद्ध धर्म ही पाया जाता था। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे सभाएं करते थे, सबसे ज़्यादा वो भाषण देते थे और सबसे ज़्यादा लोगों को मनोनीत करते थे, इसलिए उसे द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। एशिया में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के वो प्रचार भी करते थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द लाइट ऑफ एशिया उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से होता है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। निम्नलिखित में से किस वेद को मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो मगध के बारे में जो उल्लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों का एग्जाम में आता है, जिसको नहीं पता होता है वो ऋग्वेद ही मारता है। ठीक है, बट इसका आंसर अथर्ववेद होगा। आप लोग याद कर लिया, क्योंकि अथर्ववेद में ऐसे हम लोग जानते हैं कि जादू टोना वशीकरण ये सब के बारे में दिया रहता है, बट ये नहीं जानते कि मगध के बारे में भी दिया रहता है। तो इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से 16 महाजन पदों का वर्णन कहाँ मिलता है? देखिए, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन धर्म के भगवती सूत्र, अच्छा भगवती सूत्र की जो रचना है उसको किसने किया था? तो भद्रबाहु, जैन धर्म के गुरु है भद्रबाहु, जिन्होंने भगवती सूत्र की रचना किया था, याद रखिएगा। और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के गुरु द फेमस अरस्तु थे। पोरस और सिकंदर के मध्य हाइड्रोस्पीज विस्तारता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये होता है झेलम नदी के किनारे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग मार्क आउट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बेसिकली करके हम लोगों के एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो झेलम नदी पर और एक जियोग्राफिकल हम लोग फैक्ट अगर देखें तो झेलम नदी पे कौन सा बांध स्थित है? तो झेलम नदी पे मंगला बांध स्थित है। ठीक है, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर जो होता है खैबर दर्रे से होकर आक्रमण किया था। मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था।
चाणक्य आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य उनको हम लोग बोलते हैं, विष्णुगुप्त उनको कहा जाता है। ठीक है। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। इनका अगर आप लोग क्रम देखिएगा तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो बेटे हुए बिंदुसार और उनके जो बेटे हुए अशोक, ये क्रम इनका चलते रहता है। ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां अध्याय में उनके कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। कलिंग की जो लड़ाई है 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। कलिंग अपने हाथियों के लिए फेमस था उस समय में। और अगर हम लोग पूछे कि अशोक के हृदय का परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो अशोक का हृदय परिवर्तन भी कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा शक संवत जो है 78 ईस्वी में चलाया गया था। कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। महान सील मार्क की भी रचना कनिष्क ने ही करवाई थी। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? तो शक संवत का प्रयोग ही किया जाता है। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आप लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हरिसेन इलाहाबाद स्तंभ का जो कि उल्लेख हरिसेन में ही किया जाता है, मतलब हरिसेन ने ही इलाहाबाद स्तंभ उल्लेख लिपि का ये खोज किया था। समुद्रगुप्त का दूसरा नाम हम लोग नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है। भारत का नेपोलियन इसको हम लोग कहा जाता है। इतिहासकार बी ए स्मिथ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए अभी एग्जाम में आ गया आप लोगों के समुद्रगुप्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है। और आप लोग एक और फैक्ट याद कर लिया कि किसने इसे ध्वंस किया था? तो इसे ध्वंस जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इस समय चित्रकला, मूर्तिकला, शैलियाँ और भी जितने भी शैली थी वो सारी ही अपने चरम पर थी, जिस कारण से इस युग में काफ़ी विकास हुआ, इसलिए इसे पूरे इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको दिनार कहा जाता था। ये काफ़ी आने वाले आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी मोस्ट रिपीटेड है, आप लोग इसे मार्कआउट कर लीजिए। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो मेघदूतम के रचनाकार कालिदास है। कालिदास किसके दरबार में थे? तो ये चीज़ भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम विक्रमादित्य बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को बोला जाता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई? तो नर्मदा नदी पर यह युद्ध हुआ था। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो प्लीज़ हम लोगों के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।